हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप। आज हम कक्षा 10वीं चैप्टर 1 जो कि मैथ का होगा, ठीक है। यह एक इतना ड्राउनी सब्जेक्ट है जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा। और सब्जेक्टों से इतना नहीं डरते, तो इसी डर को दूर भगाने के लिए तुम्हारा भाई आया है, ठीक है। वास्तविक संख्या आपने शुरू से पढ़ा है, यानी कि फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक, जिसे प्राइमरी कहते हैं। प्राइमरी में क्या क्या पढ़ा है आपने? संख्या। क्या पढ़ा है? संख्या। अब संख्या क्या रहती है? संख्या वही तो रहती है जो 1 से 100 तक, और मतलब बोले तो नील पदम संख्या बहुत बड़ी है संख्या, ठीक है। तो हम 100 तक को मद्देनजर रखेंगे, ठीक है। अब इन संख्याओं में भी दो तरह की संख्या रहती है। एक तो रहती है वास्तविक संख्याएं और एक रहती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक काल्पनिक संख्या, ठीक है। यह काल्पनिक संख्या हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। कक्षा 11वीं में है, लेकिन हम तो 10वीं का पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हम पढ़ेंगे इसमें वास्तविक संख्याएं, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वास्तविक संख्याओं में बहुत सारी संख्याएं होती हैं। जैसे देखो, एक बार समझ लिया ना, तो बिल्कुल चैप्टर बंद कर दो या किताब बंद कर दो, दिमाग तुम्हारा कभी बंद नहीं होगा, ठीक है। पहली है इसमें, मान चलो सम संख्या, सम। फिर है विषम। फिर है भाज्य। फिर है अभाज्य। अभाज्य। फिर है परिमेय। फिर है अपरिमेय। फिर है पूर्णांक। पूर्णांक। फिर है पूर्ण। पूर्ण। अब और बच गए होगा तो बाद में देखेंगे, ठीक है। प्राकृत बचे। प्राकृत। अब देखो, इनके लिए डिटेल यही है कि सम तो हम जानते हैं, 2, 4, 6, 8। अब एक और बात याद रखना कि कर्मागत क्या है, तो 6 का कर्मागत कौन है? कर्मागत मीन्स क्रम के बाद आने वाला है, ठीक है। जैसे इसका क्रम तो यह है, इसका क्रम यह होगा, 6 का क्रम अगला 8 है, तो 6 की कर्मागत 8 होगी। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विषम संख्या रहती है 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चलती रहेंगी। तो 3 अंकों की जब स्टार्ट होगी तो 100 रहेगी, छोटी छोटी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या विषम संख्या कौन सी रहेगी? 2 अंकों की, 99, ठीक है। अब है भाज्य। भाज्य मीन्स जो भाग हो सके, ठीक है। अब अपने दिमाग में खुद सोचो, भाग कौन कौन सी हो सकती है? भाग हो सकती है 4, भाई बिल्कुल 2 से कट रहा है, 4 हो गई। 6 भी कट रहा है, और 8 हो गई, और 9 हो गई, 10 हो गई, 12 हो गई, और 14, 15 भी, 3 पंजे 15, ठीक है। तो ये सारी की सारी कट रही है, तो ये भाज्य है। अब अभाज्य, अभाज्य में होता है जो कटता नहीं है, ठीक है। जैसे 2, 2 नहीं कटेगा, ठीक है। 3, 3 भी नहीं कटेगा। 5, 7, 11, 13, 15 तो कटेगा 3 से, 17, 19। क्लियर। अब अगली है परिमेय।
परिमेय क्या होती है? परिमेय वो होती है जिसका परिमाप निश्चित होता है। परिमाप निश्चित होता है मतलब जिसे हम बिल्कुल ही निश्चित कह सकें, हाँ ये संख्या में ज्ञात कर दूंगा, तो ऐसे परिमेय कहेंगे। ठीक है, जैसे दो, दो परिमेय है या अपरिमेय? भाई बिल्कुल दो तो दो ही है, तो यह परिमेय है क्योंकि इसका परिमाप निश्चित है। अब मैंने लिख दिया, इधर देखो भाई 5/3, 5/3 भी एक परिमेय है क्योंकि मुझे इसका मान पता है ना, 5/3 भाग भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें एक और लॉजिक आता है, p/q के रूप में होनी चाहिए और q का मान क्या नहीं होना चाहिए? q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q का मान जैसे ही 0 हो गया तो यह अपरिमेय बन जाएगी। ठीक है, अब मैं लिखूं रूट 9, रूट 9 परिमेय है या अपरिमेय? अब हमें पता है, जब भी इसे हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। ठीक है, जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो जोड़ा बाहर आता है, जैसे 3 तिया 9। अब इनमें तीन जोड़ा बन गया है तीनों को, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। फिक्स है ना, तो फिक्स है तो यह क्या है? परिमेय संख्या, बिल्कुल हमें पता है। अब आगे है √81, 81 भी बाहर आ जाएगा, करके देख लेना। 9 नम्मा 81, 9 से बाहर आएगा। ठीक है, और काफी है, जैसे 3.14, यह परिमेय है या अपरिमेय? बिल्कुल यह है, परिमेय है। ठीक है, अब अपरिमेय का उदाहरण देख लो। अपरिमेय में देगा पाई, और 22/7 क्या है? 22/7 भी एक परिमेय है क्योंकि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें दे रखा है पाई, पाई का मान कोई फिक्स नहीं है। पाई का मान यह होता है 3.1478 डॉट 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 चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, मतलब फिक्स ही नहीं है। जो फिक्स नहीं है वो सारी की सारी अपरिमेय संख्या। ठीक है, और जिसके ऊपर बार लग जाता है, जैसे 3.33 चल रही है आगे तक और मैंने बार लगा दिया, तो ये क्या बन गई? परिमेय बन गई। इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का जरूर आता है। ठीक है, तो अपने एक नंबर को बचाना है तो इस पर ध्यान दियो। ठीक है, अपरिमेय, अपरिमेय के बाद मतलब अपरिमेय का और उदाहरण है, हाँ है 8/6। अब आप ये बोलेंगे कि यह भी तो p/q के रूप में, इसका HCF क्या होना चाहिए? HCF 1 होना चाहिए, जबकि इसका HCF 2। जो जिससे कटता है वही उसका HCF होता है, तो इसमें HCF 2 है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और बोले तो जैसे 5/0, बताइए परिमेय या अपरिमेय? तो यह भी क्या है? अपरिमेय। ठीक है, अब है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्ण मतलब पूरे, अंक मतलब संख्या, अंक मतलब ये सभी अंक ही तो हैं, यानी कि पूरे अंक। इसमें माइनस में भी आएगा, -1000, -999, -10, -9, -8, -7 डॉट डॉट डॉट, जीरो भी आएगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा? अनंत तक। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब है पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब पूरी तरह से पूर्ण। अब हम आजकल क्या यूज कर रहे हैं? आजकल कर रहे हैं हम प्राकृत संख्या। जब भी कोई रनिंग करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? 1 2 3, जीरो को नहीं लेता है ना, तो हम प्राकृत का यूज करते हैं। जबकि पूर्ण रहता है पूरी तरह से, जीरो भी ले लो, यानी कि 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब है प्राकृत, अभी बताया प्राकृत का यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, 1 2 3 डॉट 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 चलता रहेगा। ठीक है, तो यह थी कुछ संख्याएं, इनके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है।
अगर इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल मैं समझ में नहीं आएगा। मैं समझना है तो इनको बारीकी से समझो, ठीक है। तो इसमें रिवीजन की कोई जरूरत नहीं है, तो इसे मिटा देता हूँ, ठीक। अब हमारा किताब से चैप्टर स्टार्ट, दिमाग से तो कब का स्टार्ट था, ठीक है। इसमें पहला सवाल कह रहा है, मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित 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 संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। देखो, जो बच्चा क्वेश्चन की हर मतलब को, हर शब्द को समझ पाया तो उसके लिए मैथ आसान, ठीक है। मैथ में कुछ भी नहीं है, इन शब्दों को समझना ही मैथ है। अब निम्नलिखित मीन्स होता है नीचे लिखा हुआ, निम्न मतलब नीचे, लिखित मतलब लिखा हुआ। संख्या, संख्या हमें पता ही है, 10 20 जो भी है। को उनके अभाज्य, अभाज्य मतलब जो भाग ना हो सका। गुणनखंड, गुणा के रूप में, खंड मतलब टुकड़ा, के गुणनफल के रूप में लिखो। पहला सवाल इसमें है 140। अब इसके लिए अभाज्य गुणनखंड, देखो थोड़ा सा इधर देख लो। अगर यह समझ लिया ना भाई, तो मैं तुम्हें वाचक भी दुख ना दे, तो ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, अब अभाज्य गुणनखंड है तो अभाज्य संख्या जरूर आएंगी, आएंगी, तो अभाज्य संख्या आएंगी। और अभाज्य संख्या की हमें पता है क्या क्या होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है, 19 होती है, ठीक है। वो तो 23 भी होती है। अगर इनके काटने के नियम आपने सीख लिए तो मैं कह रहा हूं कि ऑप्शन है तो आप देखते ही उड़ा देंगे, ठीक है। इतनी ताकत है इसमें। अब मैंने कोई संख्या ले ली 636, कितनी ले ली 636, देख रहा हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 से चेक करेंगे काट के। 2 का नियम क्या कहता है, पीछे सम होना चाहिए, तो इसमें सम है पीछे, बिल्कुल 6 है, सम है, तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, पूरा पूरा कट गया, 2 एकम 2, 1 बचा, 1 के पीछे 6 16, 2 8 16। फिर पीछे सम है, 2 से कटेगा, 2 का नियम कह रहा है 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 1 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 नियम 18। अब यह 2 से नहीं कटेगा क्योंकि पीछे क्या नहीं है, सम नहीं है, तो 2 से नहीं कटेगा तो धक्का मारो इधर, ठीक है। अब अगला है 3। 3 का नियम क्या कहता है, जोड़ो और काटो, अंकों को जोड़ो काटो, 1 1 5, 1 1 5, 6 6 9 15, 15 3 से कटेगा, बिल्कुल 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। अब फिर से चेक करो, 3 से कट रहा है, 5 है 3 8, 3 से नहीं कट रहा तो 53 से ही कटेगा। जब भी 2 अंक वाली हो उसे 3 से ही चेक करो, 3 से नहीं कट रहा तो अपना आप से ही कटेगा, ठीक है। इतना टाइम वेस्ट मत करो। अब 140 के अभाज्य गुणनखंड करना है, 140 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। पीछे सम है, बिल्कुल जीरो सम में आता है, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 7 14, जीरो को जीरो, फिर भी 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब यह 2 से नहीं कटेगा, ठीक है।
तीन का नियम क्या कहता है, जोड़ो काटो। तीन और पांच आठ, आठ भी तीन से नहीं कटेगा। इसके बाद क्या है, पांच, पांच का नियम कहता है पीछे पांच का होना जरूरी है। पांच का है, बिल्कुल है, पांच सत्तर 35, और इसमें तो नियम ही क्या लगा है, सात सात सौ कर जाएगा, ठीक है। आगे बताऊंगा जैसे भी आएगा सवाल। अब कह रहा है 156 के, 156, देखो यह तो कर दी हमने इसके अभाज्य गुणनखंड। अब इसे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में यह लिख दिया गुणनफल के रूप में, ठीक है। अब ऑप्शन में शायद ऐसा भी आ सकता है, दो कितनी बार है इसमें, दो बार, इस यानी कि 2 की पावर 2 गुणा में 5 गुणा में 7, कोई सा भी ऑप्शन आए सही होगा, ठीक है। इसमें अगला सवाल है 156, इधर कर देता हूँ 156, 156 के अभाज्य गुणनखंड, दो से काटेंगे, दो सत्ते 14, एक बचा, दो अट्ठे 16, पीछे सम है, दो से कटेगा, दो तिया 6, एक बचा, दो नीम 18। अब ये दो से नहीं कटेगा, ठीक है, सम नहीं है। तीन का नियम क्या कहता है, जोड़ो और काटो। तीन है 9, 12 है, 12 तीन से कटेगा, तीन एक तीन, तीन तिया 9, अब 13, 13 से ही कटेगा, ठीक है। तो 156 क्या लिख सकते हैं हम इसको गुणनफल के रूप में, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। और जैसे मैंने पीछे बताया इसमें दो दो बार है, तो 2 की पावर 2 गुणा में 3 गुणा में 3। यह सवाल कुछ ऐसा है जो बिना फॉर्मूला के, ठीक है। इसका सी पार्ट कह रहा है 38 25, सी पार्ट है 38 25। इसके भी क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर गुणनफल को रूप में लिखना है, ठीक है। तो 38 25 ले लेंगे, 38 25। अब बताओ दो से कटेगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पीछे सम नहीं है। तीन से कटेगा, तीन का नियम कहता है जोड़ो और काटो अंकों को, 9 और 3 11, 11 2 13, 5 18, तीन से कटेगा, तीन एकम तीन, तीन दूनी 6, दो बचा, तीन सत्त 21, एक बचा, तीन पंजे 15। अब फिर से तीन से चेक करेंगे, एक है 2 3, तीन है 9, तीन है 7 10, 10 5 15, तीन से कटेगा, तीन चौक 12, तीन दूनी 6, एक बचा, तीन पंजे 15। अब भी चेक करेंगे तीन से ही, 4 2 6, 6 5 11, तीन से नहीं कटेगा। अब कौन पे जाए, दो, दो के बाद कौन थी, तीन, तीन के बाद 5, 5 के बाद 7, ठीक है। तो 5 पे जाना है ना, 5 का नियम कहता है पीछे 5 का, 5 का है 5 है 40, दो बचे 5 बचे 25, 5 का नियम 5 एकम 5, तीन बचे 5 सत्तर 35, 17 एकम 17। तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 38, इधर लिखो 38 25 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। कितनी बार है, तीन, दो बार, 3 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2 गुणा में 17, यही आंसर है, ठीक है। अब अगला सवाल इसका डी पार्ट देखेंगे, सबको करेंगे, ठीक है। और अपने भाइयों के लिए इतनी मैथ सरल करने की कोशिश करूंगा जितना मुझसे हो सके, ठीक है। इसमें डी सवाल है, डी सवाल कह रहा है 505, 5005, सॉरी 5005। अब इसका क्या करना है, इसके करना है अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5 0 0 5। बताओ दो से कटेगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तीन से कटेगा, पांच और 5 10, तीन से भी नहीं। पांच का नियम क्या कहता है, जोड़, मतलब पीछे 5 का होना जरूरी है, 0 शून्य और 5 एकम 5। अब यहां से 5 से कटेगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें लास्ट में एक है। अगली कौन है, अभाज्य संख्या 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, ऐसा ही है ना। तो 7 से चेक करेंगे, 7 का नियम पहली बार आ रहा है, थोड़ा सा कठिन लगेगा लेकिन समझो जरूर, ठीक है। ये समझ लिया ना, कहानी खत्म है मैथ की तुम्हारी नजर में, ठीक है। अभी तो तुमने ऐसा लग रहा है तो वो पहाड़ी बराबर, ठीक है।
चलो कोई नहीं, देखते हैं, ठीक है। पिछले वाले को क्या करेंगे, पिछले वाले को डबल करके घटाते हैं। सात का नियम कहता है पिछले वाले को डबल करो और घटा दो। एक का डबल दो होगा, कितना बचा 98। अब नहीं पता चल रहा सात से कट रहा है या नहीं, फिर से कर दो डबल पिछले वाले का। आठ का डबल 16, कितना बचे 9 में से 16 गए तो -7। माइनस में बचे या प्लस में, कटेगा तो है ही, ठीक है, तो ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा। सात एकम सात, 3 बचा, 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचे और 7 तिया 21, ठीक है। अब फिर से चेक करेंगे सात का ही नियम। सात का नियम क्या कहता है, पिछले वाले का डबल करके घटाओ। 3 दूनी 6, कितना बचा 8, तो ये नहीं कटेगा 7 से, ठीक है। 8 आ रहा है। 11 का नियम क्या कहता है, अल्टरनेट जोड़ो, एक छोड़ के एक जोड़ो फिर घटा दो। जैसे इसमें जोड़ा करना होता है, आगे जीरो लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 और 1 4, 4 और 0 4, 4 में 4 गए 0, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, तो 11 से कटेगा। 11, 11 कम 11, कितने बचे 3 बचे, 3 के पीछे 3, 11 33, 13 कम 13, तो 5005 इजिकल टू क्या लिख सकता हूँ, 5 गुना 7 गुना 11 गुना में 13 है। बताओ कोई दिक्कत। भाजकता का नियम याद रखियो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना भाजकता के नियम सीख के याद करा तो बिल्कुल बहुत घटिया बात है, क्योंकि आगे जा फंस सका तुम, ठीक है। मैं ना चाहूँ कि मेरे भैया भैया बहन जो भी है कि आगे जा फंसे। इतनी गहराई से मैं बताऊंगा अपने भाई के लिए। अगला सवाल है 74 29, 74 29, इसके अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। मुझे तो पता है किससे कट रहा है, लेकिन आपको भी बताना है कि कैसे कैसे कट रहा है, क्यों कट रहा है, ठीक है। दो से बिल्कुल नहीं कटेगा। तीन का नियम क्या कहता है, जोड़ो काटो। 7 और 4, 7 4 11, 2 13, 13 9 22, क्या कहता है पीछे से 5 गुना करो और घटाओ। 7 4 2 9 5 45, कितना बचे 12 में से 5 गए तो 7 9 6, फिर से 5 गुना, 7 5 35, 4 और ये कितना बचा 3, तो इसका तो पता है ना 34, 17 से कट रहा है, तो ये 17 से कटेगा। 17 पंजे 65, 17 पंजे 65, 17 चौक 68, 17 चौक है 68, कितना बचा 6 बचा। 17 तिया 17 तिया 51 और 17 17 119, ठीक है। अब 17 के नियम देखेंगे, 43, 7 का 5 गुना 35, कितना बचा 8, तो ये इससे नहीं कटेगा। इसके बाद है 19, 19 का नियम कहता है पिछला अंक का डबल करके नहीं जोड़ो। जैसे 43, 7 का डबल 14 है, जोड़ेंगे तो 57, 19 से कटेगा। 19 या 57 कटता है ना। अब भी नहीं पता तो ऐसे करो, 5, 7 का डबल 14 है, 14 और 5 19, अब तो पता है 19 कटता, तो 19 से कटेगा। 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 दूनी 38, कितना बचा 43 में से 38 गया, 13 में 60 गए 5 और ये बचा 20, और ये हो गए 57, 19 या 57 और 23 कटेगा 23 से ही। तो यह सवाल थोड़ा लेंथी था भाई, ठीक है। 74 29 इक्वल टू 17 गुना में 19 गुना में 23। देखो इसके नियम याद किए बिना ऐसे याद रख लेना, पेपर में आए तो 17 से कटेगा पहली बार। किससे कटेगा 17 से। चलो खैर, कोई नहीं बताता है इतनी डीप में इस सवाल को जितना मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम चलेंगे दूसरा सवाल। मिटाने में तकलीफ होती है भाई इसी।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? पूर्णांकों के निम्न पूर्णांकों के निम्नलिखित निम्न युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल लिख रहा है एलसीएम। एक मिनट में देखो। लोग ठीक है, एलसीएम है तो इसमें है पहली संख्या ए बराबर है 91 और 26। 91 और 26। पहली बात इनको क्या करना है, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब गुणनखंड विधि इंपॉर्टेंट विधि है। गुणनखंड विधि 91 का अभाज्य गुणनखंड करो, 2 से नहीं कटेगा, 3 का नियम 9 और 1 10, 3 से नहीं कटेगा, 5 का नियम नहीं कटेगा, 7 का नियम क्या कहता है, पिछले का डबल है, 1 का डबल 2, 9 में से 2 गए तो 7, तो 7 से कट गया, 7 एकम 7, 2 बचे, 7 के 21, 13 एकम 13। 26 कैसे काटेंगे, 26 2 का नियम कटेगा, इससे 2 13 है और ये 1। तो 91 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 91 में लिख सकता हूँ 7 गुणा में 13 है, और 26 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा का 13 है। अब ऊपर नीचे एक जैसा कौन, 13 है, तो यही क्या आ गया, एचसीएफ। एचसीएफ इक्वल टू 13 है। अब एलसीएम कैसे निकलेगा भाई, देखो एक बार इस सवाल को देख लो गौर से, अगले सवाल देखने मत देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह है 7, 7, यह है फिर 13 है, 13 है, फिर 2 गुना में 2। अब इस 13 को नहीं लेंगे क्योंकि यह जोड़ा में काउंट है। 13 सत्ते 91 दूरी 182, एलसीएम क्या आ गया, 182। अब कह रहा है पूर्णांक, पूर्णांक रहा प्लस माइनस कुछ भी रह सकता है। क्या निम्नलिखित मतलब नीचे युग्म मतलब जोड़ा, जोड़ा है ना, ठीक है। एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब इन दोनों का गुणनफल, दो संख्या है, इन दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या दे रखा है, एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ कितना है, 13 गुना एलसीएम कितना है, 182। 26 से कम 26 हासिल लगी 2, 26 नंबर 234 और ये 236। 13 दूनी 26, 2 13 4, 106 10, 13 13 2 10 23। तो हमारी जांच बिल्कुल सही है, ये दोनों बराबर हैं। इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसे कहते हैं राइट हैंड साइड। यदि ये बराबर आते हैं तो हमारा सवाल बिल्कुल सही होता है। ठीक है, अब इसका बी पार्ट देख लो, ऐसे ही होएगा, बिल्कुल ही ऐसे ही होगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसका बी पार्ट कह रहा है 510 और 92, 510 और 92। सवाल की हेडिंग यही है,
वैल्यू गलती है, ठीक है। ऐसे ही पेपर में होता है, सवाल तो मतलब भाषा सेम वही होगी लेकिन अंकों को बदल देता है, ठीक है। तो तुम कंसेप्ट समझो, अंकों से क्या लेना देना। 510 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 510 दो से करेंगे, दो दूनी चार, एक बचा, दो पंजे 10, एक बचा, दो पंजे 10। तीन का नियम क्या कहता है, 5 है 5, 10 है 2 12 है, तीन से कटेगा, तीन अट्ठे 24, एक बचा, तीन पंजे 15, आठ है 5 13 है, तीन से नहीं कटेगा, पांच का नियम पीछे 5 का है, 17 से 17 एकम 17। बाण में क्या लिख सकते हैं, बाण में लिख सकते हैं दो या दो चौक 8, एक बचा, दो छक 12, दो से करेंगे, दो दूनी चार, दो तीन 6 और ये आ गया 23। अब 510 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 510 से लिखेंगे दो गुना का तीन गुना का पांच गुना का 17, और 92 इज इक्वल टू 92 में लिखेंगे दो गुना का 23। तक कोई दिक्कत, तो इनमें कॉमन क्या है, दो दिख गया, और कुछ है बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो HCF इज इक्वल टू कितना आ गया, HCF आ गया 2। अब बारी है एलसीएम की, एलसीएम देखो, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, मतलब ज्यादा शॉर्ट भी ना। इसको लो, इसको लेंगे और इसको लेंगे, तो इनको गुणा करेंगे तो ऊपर वाली लाइन को कितना आएगा, 510, 510 गुणा में। अब इस दो को नहीं लेंगे और 23 दूनी 46, इसे गुणा कर देंगे। हाँ, कम कम करना। अब इसका है अगला पार्ट, 54 और 336, 54 और 336, 54 और 336। क्या कभी एचसीएफ और एलसीएम, पहली बात 54 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, दो से करेंगे, अब तो एडवांस हो जाओ, ठीक है। 27 बार, 3 से करेंगे 9 बार, 3 से करेंगे 3 बार, 3 से करेंगे 1 बार, और 336 है, 336 दो सौ, दो एकम दो, एक बचे, दो छह 12, एक बचे, दो अट्ठे 16, दो से करेंगे, दो अट्ठे 16, दो छह 12, दो से करेंगे, दो छह 12, दो दूनी 4, दो से करेंगे, दो दूनी 4, तीन से करेंगे, 3 7 21, 7 एकम 7। तो 54 इक्वल टू दो गुना तीन गुना तीन गुना तीन, और 336 इज इक्वल टू दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना तीन गुना 7। अब इसमें एचसीएफ देखेंगे, एक मिल गया कॉमन, दो मिल गया और नहीं है ना, तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 6। बारी है एलसीएम की, एलसीएम, चलो इस लाइन ऐसे लिखेंगे, क्या हो गया 54। अब इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, इसको भी, इसको भी, इसको नहीं लेंगे, इसको भी। ऐसे कैलकुलेशन करने में ज्यादा दिक्कत हो रहा है। दो चौक 8, दो पंजे 10, 108, 108 दूनी 216, 216 दूनी 432, 432 70, 432 70, 7 दूनी 14, हासिल लगी 1, 7 या 21 है 1 22, 7 चौक 28 है 2 30, यानी कि 3024। अब क्या कह रहा है, दो संख्याओं गुणनफल, यानी क्या 54 और 336, 54 और 336 बराबर एचसीएफ है 6 गुना में 3024। तो इसे ही कर दूं, 6 18 और 4 24, 4 दूनी 8 है, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14, 1 और 6 18, या भी ऐसे ही लिख दू, कर दिए गुना बाद में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य
अभाज्य गुणनखंड विधि अभी तो आप मेरे साथ अभाज्य गुणनखंडों में ही है, ठीक है। जैसे ही हर सवाल पाएंगे एक मजेदार ट्रिक बताता रहूंगा हर में, ठीक है। विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ तथा यहाँ तो दिखता ही नहीं। एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 12, 15 तथा यानी कि और 21। जब से था 2, अब है 3। अभाज्य गुणनखंड विधि बिल्कुल कर दियो। 12 से करूंगा, 2 से 12, 2 से करूंगा 3 बार, 3 से करूंगा 1 बार। तो 12 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 गुना का 3, ठीक है। 15 क्या लिख सकते हैं, 15 3 पंजे 15, तो 15 इक्वल टू 3 गुना को 5। 21 से क्या लिख सकते हैं, 21 है 3 गुना को 7, यानी कि 21 क्या लिख सकते हैं, 3 गुना का 7, ठीक है। अब ऊपर से नीचे तक कॉमन देखो, 2 मतलब यह 3 मिल गया ऊपर से नीचे तक, तो एचसीएफ क्या आ गया, 3। एलसीएम निकालने से पहले जोड़े को भी काउंट करो। ऊपर नीचे कोई जोड़ा दिख रहा है, बाकी चील की निगाह से देखो, ना दिख रहा, चलो नहीं दिख रहा। एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, 2 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, इस 3 को नहीं लेंगे, 5 को लेंगे और इस 7 को लेंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 को 60, 60 27, 420 आंसर। या मैं जांच वांच ना कही, ठीक है, तो जांच क्यों करें जब कहीं नहीं। 17, 23 और 29। 17 का भाज्य गुणनखंड 17 का भाज्य संख्या है तो 17 ही आएगा, 17 गुना 1 लिख देंगे। 23 क्या है, 23 एक भाज्य संख्या है तो 23 ही आएगा। 23 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इधर देखो, 17 बराबर 17 गुना को 1, 23 बराबर 23 गुना को 1 और 29 बराबर 29 गुना को 1। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है 1 का। और एलसीएम कितना है इसमें, 17 गुना 23 करेंगे, 17 से 51 हासिल लगी 5, 5 और 17 दूनी 34, 34 है 5 39, फिर गुना में 29, भैया कर लो, ठीक है। 9 एकम 9, 9 में 81, 8 9 के 27 और 8 35, 2 एकम 2, 2 में 18, 1 2 के 6 7, 9 3 8 5 13 3 और ये 11, इतना ही आंसर है, 11,339। क्या है, एलसीएम 11,339। अब अगला सवाल, आठ 9 25, 8 9 और
25। इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना। 8 का करेंगे 2 गुना 2 गुना 2। 9 का करेंगे 3 गुना 3। 25 पे करेंगे 5 गुना तो 5। कुछ कॉमन दिख रहा है? कुछ कॉमन नहीं दिखता है तो एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। अब एलसीएम की बारी। इन सभी को गुना कर दो। देखो इन सभी को क्या करना है? गुना। जब एचसीएफ 1 हो तो तीनों संख्या में गुना कर दो, जैसे पिछला सवाल में भी ऐसा ही था। ठीक है, तो 25 नंबर 225 फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, मुझे 0 आना है। 5 8 40 आ जाएगा। 25 8 200। 200 गुना में 9 2 निम 18, यानी का आंसर 1800 है। भाई चौथा सवाल कह रहा है यदि एचसीएफ 306 657 इक्वल टू 9 है तो एलसीएम 306 657 बताओ। याद कीजिए या फिर बताओ। याद कीजिए। ठीक है, अभी कह रहा हूं एचसीएफ कितना, पहली संख्या दे रहा के, दूसरी संख्या दे रहा के, एचसीएफ दे रहा को, एलसीएम दे रहा को। ये तो रिलेशन याद रखिए, जिन बच्चों को याद ना, नहीं तो 100% बच्चे याद रखना। ठीक है ना, है तो कोई बात ना। पहली संख्या गुणा में, पहली संख्या फॉर्मूला है। ठीक है, गुणा में दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम। पहली संख्या कितनी? 306 गुणा दूसरी संख्या कितनी? 657। एचसीएफ देखो ये कनेक्ट किससे है? यह कनेक्ट है एचसीएफ 9 से, तो एचसीएफ इसका 9 है। एचसीएफ 9, एलसीएम की जगह कोई भी नहीं है। अब ये गुणा में भाग में जाएगा। 306 गुणा 657, 657 बटे में 9 बराबर एलसीएम। 9 से काट दो, 9 7 63, 9 3 27, 73 गुणा में 306, 73 गुणा 306, 3 18, 3 9, 7 42 और 7 21। यह आ गया 8 3 3 2 2। तो ये क्या है? यही है एलसीएम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? जांच कीजिए। जय शिवन भाई, ये मार कर रिपट रहा है, नया बोल रहे हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी दी गई प्राकृत संख्या n के लिए n 0 पर समाप्त होगी। या हल देख लो भाई। अब यह बात देखो, मान ले ऐसी संख्या ले जो 0 समाप्त हो गए। मैंने ले ली 10 के पीछे 0, तो जैसे यह का भाज्य गुणनखंड करूंगा तो 2 और 5 मिल गो। समझने के लिए, इस सवाल के लिए ना, इस सवाल के लिए भी, लेकिन इसे समझ लो। अब मैंने लिख दिया 20 में 0 है तो है, 2 से करेंगे 2 10 बार 2 से 5, यानी क्या 0 जब आएगा, 0 तब आएगा जब
2 और 5 एक साथ हो वाके अभाज्य गुणनखंडों में, ठीक है। तो छह क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 6 की पावर 2 यानी कि 6 ऐसे होगा अभाज्य गुणनखंड। तो हम इसमें लिखेंगे 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसके इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 तो है, लेकिन उसके साथ 5 नहीं है, 5 नहीं है। ठीक है, शॉर्ट मार लो चाहे तो, ठीक है, उतारना तो उतार दो। इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा समझ, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रही है। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जमा 13 भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या है या ना, ठीक है, यही बताना है। अब मैंने ले लिया, मान लो 13, ये थोड़ा समझ लो, ठीक है। 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या, तो 13 गुना में 1 ऐसे लिख सकता हूँ। कुल मिलाकर अभाज्य संख्या वे रहती हैं जिसके गुणनखंड 2 होते हैं, ठीक है। 2 से ज्यादा रहेंगे तो वह क्या बन जाएगी, एक भाज्य संख्या। मैंने लिखा 17, 17 क्या भाज्य है, तो हम 17 को 17 गुना 1 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसे काट नहीं सकते किसी से, तो ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो जस्ट इसमें अप्लाई कर दो, ठीक है। पहले इनको गुणा कर दो, 11 गुना 17 77, 11 गुना 7 77 गुणा में 13 है, जमा को 13, पहले गुणा होगी बोर्ड मास नहीं, 13 7 91 9, 13 7 91 अरे 1000, इतना आ रहा है। हाँ, फिर प्लस को 13, तो ये कितना हो गया 1014। अब यह करो अभाज्य गुणनखंड किसका, 1014 का, 2 5 10 ना जाने 2 7 14, 2 से नहीं कटेगा, 3 का नहीं, जोड़ो कट 5 7 12, 3 एकम 3, 2 बचे 3 सिंह 18, 2 बचे 3 9 27। अब यह कटेगा 13 से, ठीक है, 936। वैसे ना हमें मिस्टेक हो गई है सवाल में, तो ये पिछले 4 गुना करो, 936 और ये होगा 2 और ये होगा 52, तो 13 से कटेगा, 13 चौक 52, 13 13 एकम 13, 3 बचे 13 39, 13 एकम 13। अब हम क्या लिखेंगे, 1001, 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13, इसमें लिखेंगे यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड गुणनखंडों गुणनखंडों की संख्या क्या 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब अगला देखिए,
अभी हमें जोड़ा कैसे बनाएगा, मतलब जीरो कैसा हुआ है, 5 चौका 20, 20 छिक्का, 6 दूनी 12, 120, 120, 12 7 84, 840, 840 गुना में 6, 6 0 0, 6 4 24, हासिल लगी 2, 6 8 48 है, 2 50 और ये जमा को 5, तो ये कितना हो जाएगा 5045। तो हिंस वाला भाज्य गुणनखंड आप कर सकते हैं, फिर लिख सकते हैं कि इसके दो से ज्यादा भाज्य गुणनखंड है, इसलिए एक भाज्य संख्या है, भाज्य ना कि अभाज्य। ठीक, आधे तो इसी कंफ्यूज में रहते हैं, भाज्य क्या अभाज्य क्या। ठीक, आवाज का फर्क हो जाए लेकिन लिखाई का फर्क ना होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा इसके बाद एक पेपर सॉल्व करवाऊंगा जब ये किताब अपलोड कर दूंगा मैं पूरी पूरी। ठीक है, कक्षा और सॉरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ। देखो भाई, इस क्वेश्चन को लिखना बहुत बड़ा है, ठीक है, तो मैं नहीं लिख पा रहा हूँ शायद। अ, मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मैं थोड़ा सा डिजाइन बना दूं। ठीक है, ऐसा है। फिर कह रहा है इस खेल के मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया, याद आया कोई सोनिया, तो ये एक चक्कर कितने देर में लगा हुआ है, 18 मिनट में। कौन लगा हुआ है, सोनिया। अब और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगा। कितने मिनट लगा रवि, 12, 12 मिनट रवि, रवि 12 मिनट लेता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद में वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, जो ही बात है ना, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब मान लो कोई गोल चक्कर है, घर में ही यूज कर लियो, चाहे कहीं यूज कर लियो। मान लो तुम खेलना, बच्चे हैं अभी, खेलना जरूरी भी है। ठीक है, तो कई खेत खेत की दौड़ है, खेत की दौड़ तक एक तेज भग रहा, एक मान लो दोनों बराबर भगा, बराबर भगा। अब वो भगता ही रहा। मान लो कोई छोटे बच्चे हो, तब वो एक बार वाके, मतलब छीना, हम तो छीना बोलते हैं, छीगो। ठीक है, तो मतलब एक बार वह पकड़ने के बाद फिर दोबारा भी वह पकड़ सका, फिर दोबारा भी पकड़ सका, ऐसे ही घूमता रहा। तो कम से कम पहली बार मिलेगा, और कम से कम आते हैं, कम से कम, कम से कम टाइम लेना है, कम से कम। अब मुझे बताओ कम से कम यानी कि फुल फॉर्म की पता, एचसीएफ और एलसीएम की। एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट मीन्स अधिकतम, अधिकतम मीन्स बड़ा से बड़ा, और लोवेस्ट मीन्स एलसीएम। लोवेस्ट मतलब कम से कम, लोवेस्ट मतलब कम से कम। तो यहाँ क्या है निकालना है, तो कम से कम कितने टाइम बाद मिलेंगे वे। तो 18 और 12 का क्या करना है, एलसीएम। जब भी डायरेक्टर एलसीएम पूछे तो ये की वहां में धर दियो, चाहे 10 हाँ, चाहे 20 हाँ, चाहे 2 हाँ, 3 हाँ, 5 हाँ, कितने भी। अब 2 से करेंगे, 2 नहीं 18, 2 6 12, 3 या 9, 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 1 और ये 2 और ये 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। तो 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद सोनिया और रवि एक साथ दोबारा आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कक्षा 10 का 1.1 एक्सरसाइज। तो कितनी समझ में आई कमेंट में बताना। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।